इसे बिफोर मूविंग ऑनवर्ड हम लोगों ने पीडीएफ वगैरह देख लिया, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को देखा है। ठीक है, हम अब देखेंगे कि कैसे हम यूनिवेरिएट पे बात करते हैं कि व्हाट वी मेंट बाय यूनिवेरिएट एनालिसिस। ठीक है, हम लोगों ने 1D स्कैटर प्लॉट देख लिया था। 1D स्कैटर प्लॉट से आगे हम लोगों ने देखा था, हमने कहा था कि कैसे हम ये हमारे पास एक पीडीएफ बन जाता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, ये हमारे पास हिस्टोग्राम है। पीडीएफ जो है वो स्मूथ फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम होती है। ठीक है, और इसके ऊपर हमने एनालिसिस किया था। जो एनालिसिस हमने किया था वो यूनिवेरिएट एनालिसिस था। हिस्टोग्राम के ऊपर आप यूनिवेरिएट एनालिसिस करते हो, मींस यूनिवेरिएबल एनालिसिस। ठीक है, यूनिवेरिएट एनालिसिस का मतलब है कि आप एक सिंगल वेरिएबल को देखते हुए उस पर एनालिसिस करते हैं। ठीक है, जैसे ये एक यूनिवेरिएट एनालिसिस था कि पेटल लेंथ हम लोगों ने लिया और पेटल लेंथ का काउंट लिया। हिस्टोग्राम या पीडीएफ जो है ये यूनिवेरिएट एनालिसिस में आते हैं। ठीक है, पेटल लेंथ के ऊपर हमने देखा पेटल लेंथ लेस देन दिस है तो सेटोजा है, इसके बीच में आ रहा है तो वस्ती कलर है, और आगे हमारे पास विर्जीनिया है। इसी तरह हम लोगों ने इस पे मुख्तलिफ एनालिसिस हम कर सकते हैं। ठीक है, हमने पेटल लेंथ के ऊपर किया, पेटल विड्थ, सेपल लेंथ और सेपल विड्थ के ऊपर हम एनालिसिस रन करके देखते हैं। ठीक है, यूनिवेरिएट एनालिसिस करते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं। तो मैं ये चार जो ग्राफ्स हैं इनको मैं कमेंट से हटाऊंगा। ये हो गया मेरे पास अनकमेंट और अगेन अनकमेंट। ठीक है, इस एक की वजह से वो बाकियों को कमेंट ये आ गया। ओके, तो मैंने इससे पहले हमें ये ऊपर वाला जो मेरे पास पैटर्न लेंथ है ये मेरे पास प्लॉट हुआ है। मैं नीचे वाले तीन ग्राफ्स का के लिए कोड रन करता हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं जो रन सिलेक्शन और करंट लाइन है कि सिर्फ जो सिलेक्शन है वो रन होगी। ठीक है, एक मिनट के ग्राफ्स आ जाए फिर हम बात करते हैं। ओके जी, मेरे पास ये चार प्लॉट होके आ गए हैं। पहले तो पेटल लेंथ वाला था जो हमने देखा था, जिसके ऊपर हमने क्लासिफिकेशन की थी। अगर अब इसके बाद आप देखें आपके पास आ रहा है दूसरा जो आ रहा है ग्राफ, वो है पेटल विड्थ का। पेटल विड्थ का आप देखें तो इसमें ये पेटल विड्थ पे थोड़ी सी ओवरलैपिंग, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर ओवरलैपिंग है, मगर यहाँ पे आपके पास ओवरलैपिंग आ रही है। ठीक है, तो पेटल विड्थ यानी पेटल लेंथ बेहतर है पेटल विड्थ से, ये कंपेरेबल है टू पेटल विड्थ है। इसके बाद अगर हम देखें इसका सेपल लेंथ का, तो सेपल लेंथ में तो आपके पास है ही नहीं है कि आप कैसे एनालिसिस करोगे कि ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा है। जो रूल ऑफ थंब, जो गुड रूल है, वो ये कहता है कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन जितनी ज़्यादा दूर दूर होंगी उतना ही आप इनको इजीली क्लासीफाई कर सकेंगे। मगर जहां ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा होगी तो आपके पास क्लासिफिकेशन करना मुश्किल होगी। तो इसमें आप देख रहे हैं कि सेपल लेंथ को अगर हम सेपल लेंथ के ऊपर अगर हम एनालिसिस करेंगे तो हमारे लिए क्लासिफिकेशन करना बहुत मुश्किल होगी, बहुत ज़्यादा एरर आएंगे। इसी तरह अगर हम चौथा ग्राफ देखते हैं, चौथे ग्राफ पे तो इसके ऊपर उससे भी ज़्यादा आपके पास ओवरलैपिंग आ रही है। ठीक है, तो ओवरलैपिंग की वजह से आपके पास एनालिसिस या क्लासीफाई करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर इन केस में इस एनालिसिस यूनिवेरिएट एनालिसिस में मैं ये इजीली कह सकता हूँ कि मेरा जो पेटल लेंथ है वो सबसे बेहतर है। पेटल लेंथ इज बेटर देन पेटल विड्थ, एंड पेटल विड्थ इज मच मच बेटर देन सेपल विड्थ एंड सेपल लेंथ, सेपल लेंथ एंड सेपल विड्थ। तो अगर मुझे कोई दो एनालिसिस, दो वेरिएबल्स को लेके एनालिसिस करना हो तो मैं पेटल लेंथ और पेटल विड्थ को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ को मैं सिलेक्ट करूंगा, जैसा हमने पेयर प्लॉट्स में भी देखा है कि पेयर प्लॉट्स में भी सबसे जो अच्छा प्लॉट था क्लासिफिकेशन का वो हमारे पास ये आ रहा था। इसके बाद हम आएंगे सीडीएफ के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पीडीएफ्स को देख लिया है कि कैसे पीडीएफ्स आते हैं, पीडीएफ्स कैसे बनाते हैं, पीडीएफ्स प्लॉट के क्या है ये इंटरप्रेट, पीडीएफ को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, इस चीज़ पे थोड़ा सा आते हैं। मगर हम पहले सीडीएफ को देखते हैं। सीडीएफ के अंदर ये सारी चीज़ें आपकी कवर अप हो जाएंगी। अगर मैं एक जनरली
ग्राफ पे बात करता हूँ, ठीक है। प्लॉट ऑफ CDF ऑफ पेटल लेंथ, ठीक है। हम CDF पेटल लेंथ के CDF को प्लॉट कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं कोड के ऊपर अगर आऊँ तो मैं यहाँ पे वेरिएबल्स ले रहा हूँ काउंट्स, ठीक है, और बिन एजेस। काउंट्स और बिन एजेस हम ले रहे हैं एनपी, अगेन नमपाई से हमारे पास आ रही है, एनपी डॉट हिस्टोग्राम का फंक्शन कॉल करें, सेटोजा पेटल लेंथ, ठीक है। और मैं 10 बिन्स ले रहा हूँ, ठीक है, और डेंसिटी मेरे पास ट्रू आ रही है, ठीक है। मैं 10 बिन्स ले रहा हूँ, मेरे पास इसमें काउंट्स और बिन एजेस आ जाएंगे। एनपी डॉट हिस्टोग्राम सेटोसा फ्लावर के, क्योंकि मैंने 3 वेरिएबल दिए थे, आरएस सेटोसा, आरएस वर्सिकलर और आरएस वर्जीनिया। तो उसमें जो पेटल लेंथ है सेटोसा की, सिर्फ पेटल लेंथ है, उसका मैं हिस्टोग्राम ले रहा हूँ 10 बिन्स का, ठीक है। अब मैं पीडीएफ कैसे बताऊंगा, पीडीएफ इज इक्वल टू काउंट्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ काउंट्स। तो मेरे पास पीडीएफ आ जाएगा, जो इसमें काउंट्स आएंगे हिस्टोग्राम के डिवाइडेड बाय सम ऑफ काउंट्स, तो पीडीएफ आ जाएंगे। इसी तरह मैंने पीडीएफ को प्रिंट कर लिया और मैंने बिन एजेस को भी प्रिंट कर दिया। सीडीएफ बनाने के लिए मुझे पीडीएफ का कमुलेटिव सम लूंगा तो मेरे पास सीडीएफ आ जाएगा। इसको हम ग्राफ्स के थ्रू भी विजुलाइज करते हैं, ठीक है। एनपी जो नमपाई है उसके अंदर हमारे पास कमुलेटिव सम के लिए फंक्शन है कम सम, ठीक है। कमुलेटिव सम ऑफ पीडीएफ इज इक्वल टू सीडीएफ। उसके बाद मैंने प्लॉट कर लिया पीडीएफ को और एजेस को, एजेस के अगेन, बिन एजेस के अगेंस्ट मैंने पीडीएफ को और सीडीएफ को प्लॉट किया। मैं इस लाइन कोड ऑफ बाकी ग्राफ्स में निकाल देता हूँ। मैं सिर्फ इन कोड्स को अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास ये ग्राफ आ रहा है, ठीक है। इसमें एक मेरे पास ये पीडीएफ है, ऊपर मेरे पास सीडीएफ है, ठीक हो गया। अब इसमें मेरे पास ये नीचे हिस्टोग्राम है, ठीक है। हिस्टोग्राम के ऊपर अगर मैंने ये मेरे पास ग्रीन वाला जो है ये हिस्टोग्राम है, ठीक है। ये ब्लू वाला मेरे पास पीडीएफ है और ये ऑरेंज वाला जो है मेरे पास ये सीडीएफ है। अब ये जो ग्रीन लाइंस है हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम मैंने आपको कहा था पीडीएफ इज द स्मूथ फंक्शन ऑफ हिस्टोग्राम। तो पीडीएफ आप देख रहे हैं कि हिस्टोग्राम का एक स्मूथ फंक्शन है, ठीक है। और हिस्टोग्राम का सम, कम्युलेटिव सम आपके पास सीडीएफ आ जाता है। अगर मैं इसको प्रॉपरली देखें, मेरे पास ये वाला डेंसिटी कलर, हमने ये वाला कोड रन किया है। इसके लिए अगर हम ये वाला कोड रन करें, ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं जो प्लॉट हो रहा है, ठीक है, वो बिन एजेस और पीडीएफ हो रहा है, ठीक है। इधर बिन एजेस पीडीएफ, सीडीएफ, पीडीएफ, ये सारी चीज़ें प्लॉट हो रही है, साथ प्रिंट भी हो रही है। तो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आपके पास प्रिंट भी हो रहे हैं, ठीक है। ये पीडीएफ प्रिंट हो रहा है, ये सीडीएफ प्रिंट हो रहा है। अब पीडीएफ और सीडीएफ के ग्राफ पे अगर हम आए, ठीक है, ये सेम, ऑलमोस्ट दोनों सेम ग्राफ है। ये मेरे पास पीडीएफ है, ये मेरे पास सीडीएफ है। यहाँ पे मेरे पास प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटीज है और ये मेरे पास नंबर ऑफ बिन्स आ रहे हैं, ठीक है, 1.1, 1.2, 1.3 ये नंबर ऑफ बिन्स है। ये मेरे पास पेटल लेंथ है, सॉरी ये पेटल लेंथ है, पेटल लेंथ है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये पेटल लेंथ के मैंने 10 बिन्स लिए हैं और यहाँ पे मेरे पास प्रोबेबिलिटीज आ रही है। अच्छा, अब पीडीएफ हमने बना लिया। पीडीएफ हमारे पास कैसे आया, पीडीएफ हमारे पास ऐसे आया कि हमारे पास हिस्टोग्राम था, ठीक है। एक हिस्टोग्राम, ये फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक हिस्टोग्राम बन रहा है पेटल लेंथ का, ठीक है। इस हिस्टोग्राम की जो मैंने स्मूथ कर्व, इसकी स्मूथनेस की और कर्व जो मेरे पास आए वो पीडीएफ बन गया। अब सीडीएफ कैसे बना, तो अगर आप और सीडीएफ कैसे बना और इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, हम इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। ये मेरे पास जो पीडीएफ है, ठीक है, ये जो हिस्टोग्राम है, सपोज 1.6 की वैल्यू पे हम बात करते हैं, 1.6 के लिए से पहले पहले मेरे पास ये पीडीएफ था। अब अगर मैं इन सारे हिस्टोग्राम की कर्व्स को आपस में ऐड करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो मेरे पास सीडीएफ होगा, ठीक है।
और CDF मुझे क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, CDF मुझे ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। ये अगर मैं इसको लाइन पे ड्रॉ करूँ, ये 1.6 पे है, ठीक है, 1.6 पे है। तो 1.6 के ऊपर जो PDF से मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है वो ये है, ये मेरे पास प्रोबेबिलिटीज है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी 0 से 100 के बीच में ही होती है, 0 से 1 के बीच में होगी अगर आप नॉर्मलाइज करेंगे। और 0 से 100 आपको प्रोबेबिलिटी की वैल्यू की जो रेंज है वो 0 to 1 होती है, ठीक है। अब 1.6 के ऊपर देखें तो मुझे यहाँ से ये पता चल रहा है PDF से कि जो पेटल लेंथ 1.6 है उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 20% है। यानी 20% फ्लावर्स जो मेरे पास 50 फ्लावर्स हैं, उसमें जो 20% फ्लावर्स हैं उनकी पेटल लेंथ मेरे पास 1.6 है। और CDF मुझे क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, CDF मुझे ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये तकरीबन 0.82 बन रहा है कि 82% ऑफ सेटोजा फ्लावर्स हैव पेटल लेंथ लेस देन और इक्वल टू 1.6। कि सेटोजा फ्लावर्स जो हैं वो 82% सेटोजा फ्लावर्स ऐसे हैं कि जिनकी जो पेटल लेंथ है वो लेस देन और इक्वल टू 1.6 है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास CDF आ रहा है। जो इन्फॉर्मेशन हमें CDF से मिल सकती है वो PDF से नहीं मिल सकती। तो हम इजीली कह सकते हैं कि 82% ऑफ फ्लावर्स हैज लेस देन 1.6 और 100% ऑफ सेटोजा फ्लावर्स हैव पेटल लेंथ लेस देन 1.9। कि जो 100% फ्लावर्स ऐसे हैं जिनकी पेटल लेंथ 1.9 से कम है, क्योंकि 1 आपके पास 100 है और 0 तो प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से कम नहीं होती और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है। ये प्रोबेबिलिटीज का ये है। अच्छा, अगर मेरे पास CDF हो, इसको मैं अगर इसका डिफरेंशियल लूं, d/df ऑफ CDF विल गिव्स अस PDF, ठीक है। अगर मैं इसका डिफरेंशियल लूं तो मेरे पास PDF आ जाएगा, और इसका मैं इंटीग्रल लूं PDF का तो मेरे पास CDF आ जाएगा। तो CDF इज जस्ट अ कम्युलेटिव सम ऑफ PDF। आपको पता है ना इंटीग्रेशन क्या करता है, एरिया अंडर द कर्व को ऐड कर देता है। टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, तो आपके पास CDF आ रहा है, CDF आ जाएगा, ठीक है। PDF के अगर आप ये एरिया फाइंड आउट करेंगे कि इसके पीछे कितना एरिया, तो आप इसका कम्युलेटिव सम लेंगे तो आपके पास CDF आ जाएगा। तो ये फर्क है PDF का और CDF का। और CDF हमने देख लिया कि हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने कम्युलेटिव सम NP NumPy की लाइब्रेरी को यूज किया, उसमें कम्युलेटिव सम का फंक्शन किया, PDF का कम्युलेटिव सम किया, हमारे पास CDF आ गया, ठीक है। और हमने बिन एजेस के ऊपर उसको प्लॉट कर दिया। बिन एजेस अगर मैं ज्यादा लूंगा तो मेरे पास ये नंबर ऑफ पॉइंट्स या स्केल मेरे पास बढ़ जाएगा, ठीक है। बिन एजेस नंबर ऑफ पॉइंट्स है, तो बिन एजेस यहाँ पे मैंने 10 बिन्स लिए हैं, ठीक है। 10 बिन्स के मेरे पास बिन एजेस आए हैं, यानी 10 पॉइंट्स लिए, उनके हिस्टोग्राम लिया। फिर उसका PDF फाइंड आउट करने के लिए मैंने काउंट्स को, जो मेरे पास हिस्टोग्राम था, डिवाइडेड बाय सम ऑफ काउंट्स, तो मेरे पास PDF आ गया। और इस PDF को मैंने प्रिंट करना है तो मैं ये यूज कर रहा हूँ। वरना नॉर्मली आप अगर बिन एजेस के अगेंस्ट PDF को प्रिंट करेंगे तो आपके पास काउंट्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ काउंट्स आ जाएंगे, तो वो आपके पास डायरेक्ट हिस्टोग्राम या PDF आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इससे तो हमें PDF CDF हम लोगों ने देख लिया। अब हम देखते हैं कि हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं और क्या मिस क्लासिफिकेशन एरर आएगा अगर हम सिर्फ पेटल लेंथ को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने हिस्टोग्राम बना लिया सेटोजा का पेटल लेंथ का, ठीक है, वर्जीनिया का पेटल लेंथ का और वर्सी कलर की पेटल लेंथ का। तो मेरे पास कुछ ये ग्राफ आया है। अब मैं वापस ऊपर जाके आपको दिखाऊंगा कि ये मेरे पास जो पेटल लेंथ है सेटोजा की वो 1.9 तक है, ठीक है। ऊपर अगर हम जाएं वर्जीनिया की, आई थिंक ये तो वही सेटोसा, ठीक है। ऊपर जाएं ये आ रहा है, ठीक है। अब वर्सी कलर आप देखें 2 से 6 तक है और 4 to 8 जो है वो वर्जीनिया सबसे लास्ट में है। तो अब नीचे आए तो इसका मतलब ये हो गया कि ये मेरे पास वर्जीनिया, ये वर्सी कलर है और ये मेरे पास सेटोजा। तो अब इस केस में अगर मैं क्लासिफिकेशन करना चाहूँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि सीधा सीधा कि मेरे पास ये वर्जीनिया के अगर CDF, सेटोसा के अगर CDF के देखें, पेटल लेंथ के CDF देखें, तो इफ पेटल लेंथ इज मुझे पहले तो CDF से पता चल रहा है कि 100% पॉइंट्स जो हैं CDF के सेटोसा के वो उनकी पेटल लेंथ लेस देन 2 है, ठीक है। तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ इफ पेटल लेंथ इज लेस देन 2
देन सेटोसा, ठीक है, मैं सिंपली कह सकता हूँ। अब प्रॉब्लम आ रहा है इसके अंदर, यहाँ पे देखें तो इन दोनों के CDF आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, इवन PDF भी आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। तो मैं अगर थ्रेशोल्ड 5 रखता हूँ तो फिर मेरे पास क्या होगा। अच्छा, अब 5 के ऊपर मैं देखता हूँ, 5 के ऊपर जो मेरे पास वर्सी कलर के लिए आ रही है वो आ रही है प्रोबेबिलिटी तकरीबन आ रही है 0.95 वैल्यू बनेगी ऑलमोस्ट। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 95% जो ऑफ वर्सी कलर फ्लावर्स हैं उनकी जो पेटल लेंथ है वो लेस देन 5% है, ठीक है। और इसी जगह अगर मैं 5 के ऊपर इसकी प्रोबेबिलिटी देखूं तो मैं ये कह सकता हूँ कि 10% फ्लावर्स हैं जो सिर्फ लेस देन, यानी 90% फ्लावर्स ऑफ वर्जीनिया जो है उनकी पेटल लेंथ ग्रेटर देन 5 है। तो इस तरह से मुझे ये क्लासिफिकेशन एरर जो है वो इजीली फाइंड आउट हो सकता है कि अगर मैं ये रूल बनाऊंगा, इफ पेटल लेंथ इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 5, ठीक है, पेटल लेंथ इज लेस देन 5 देन वर्सिकल, ठीक है, ये वर्सिकलर और ये वर्जीनिया, क्योंकि वर्जीनिया के आपको मैंने ऊपर दिखाया है कि ऊपर अगर हम जाएं तो सबसे ज़्यादा जो रेंज है वो वर्जीनिया की आ रही है, वर्सिकलर बाद में आते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास इफ पेटल लेंथ इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 5 तो तब मेरे पास को क्या हो, वर्सिकलर हो एंड एल्स वर्जीनिया। तो इस केस में मेरे पास 95% ऑफ द टाइम मैं करेक्ट होऊंगा वर्सी कलर के लिए, ठीक है, और सिर्फ 90% ऑफ द टाइम्स में करेक्ट होऊंगा वर्जीनिया के लिए। तो मिस क्लासिफिकेशन एरर है, मैं CDF के थ्रू वो इजीली देख सकता हूँ, ठीक है। ओवरलैपिंग की वजह से एरर तो होगा क्योंकि रूल ऑफ थंब मैंने आपको बताया जितने दूर दूर ये डिस्ट्रीब्यूशन होंगे उतना हम इजीली इनको क्लासीफाई या सेपरेट कर सकते हैं क्लासेस में। मगर जहाँ ओवरलैपिंग एग्जिस्ट कर रही होगी वहाँ पे हमें थ्रेशोल्ड लेना पड़ेगा। इसी तरह अगर हम थ्रेशोल्ड की बात करें, जिस तरह पहले हम कर रहे थे 4.7, तो 4.7 में देखें मेरे पास अगर मैं 4.7 में आऊँ तो यहाँ पे तकरीबन 0.9 आ रही है। 4.7 अगर रख रहे हो 90% तक हम करेक्ट होंगे, ये 10% का एरर है वो ये है। इस केस में यहाँ पे एरर बहुत कम होगा, ठीक है, यहाँ पे एरर इसका कम आ जाएगा। और क्योंकि इसमें CDF को देख रहा हूँ, CDF जो ओवरलैप कर रहा है वो ये कर रहा है। और अगर मैं इधर 5 से इधर आ जाता हूँ तो मेरे पास ये वाला एरर जो है ये 5% एरर आ रहा है। तो अगेन वो यही बात है कि अगर मैं 5 को थ्रेशोल्ड सेट करता हूँ तो मेरा पास जो एरर है इन केस ऑफ वर्सी कलर वो 5% होगा और इन केस ऑफ वर्जीनिया मेरे पास 10% एरर होगा अगर मैं CDF को देखते हुए थ्रेशोल्ड डिसाइड करता हूँ, ठीक है। अब इसका अगर मैं कोड भी आपको इसका रन करके दिखा देता हूँ पाइथन में, ठीक है। इसको मैं प्लॉट्स मैंने क्लियर कर दिए बाकी सारे। तो काउंट्स बिन कंप्यूट CDF आ रहा है, ठीक है, ये तो मेरे पास वही CDF आ रहा था। फिर ये आ रहे हैं मेरे पास काउंट्स आयरिस सेटोसा, ठीक है, पेटल लेंथ 10 बिन्स है, PDF लिया, उसके बाद CDF लिया, फिर वर्जीनिका का लिया और फिर वर्सी कलर का लिया और PLT शो करवाया। इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको, तो मेरे पास सेम वही ग्राफ आ रहा है, ठीक है, सेम वही ग्राफ आ रहा है। अब अगर आपने अलग अलग इनको प्लॉट करके देखना है तो मैं सिर्फ वर्जीनिका का करूँगा तो मेरे पास वर्जीनिका का आ रहा है, ठीक है। वर्जीनिका की रेंज ऑफ लेंथ देख लें 5 to 7 आ रही है वर्जीनिका की। और वर्सी कलर का आप देखेंगे, वर्सी कलर जो है वो मेरे पास लेस देन 5 और ग्रेटर देन 2 के बीच में आ रहा होगा, ठीक है। ये सेपरेटली अगर मैं प्लॉट करके देखूं PDF CDF तो मेरे पास ये आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि 5 से मेरे पास ऑलमोस्ट 95% तक मैं करेक्ट हूँगा अगर मैं अलग अलग देखूं। और इसमें देखूं तो 5 से आगे सिर्फ मेरे पास ये 0.1 या 0.1 की 0.15 होगा। 15% कर लें अगर बहुत ब्लू है तो मेरे पास 15% एरर होगा अगर मैं 5 की थ्रेशोल्ड लूंगा इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द वर्जीनिया की जो पेटल लेंथ है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से आप CDF को यूज करते हुए एक प्रॉब्लम को क्लासीफाई कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद आते हैं जी मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ये क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम मीन पे चलते हैं जी। मीन है क्या, पहले तो ये हम वैसे तो हमें पता है कि मीन क्या होता है। मीन इज जस्ट सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। मीन का जो फॉर्मूला है वो म्यू से रिप्रेजेंट होता है, इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज।
नंबर ऑफ वैल्यूज। इस केस में आपके पास जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं वो 50 हैं। तो अगर मैं किसी का मीन निकाल रहा हूँ, मैं जिस तरह पेटल लेंथ में मैं पेटल लेंथ के सेटोसा की पेटल लेंथ का मीन निकाल रहा हूँ, तो मेरे पास जो वैल्यूज हैं उन सारों को ऐड करके मैं डिवाइडेड बाय 50 करूँगा तो मेरे पास मीन निकल आएगा। अब मीन को फाइंड आउट करने के लिए अगेन हम नमपाई को यूज़ करते हैं। नमपाई एनपी या डॉट मीन, इसके अंदर एक फंक्शन है, ठीक है, और आपने जिस चीज़ का मीन निकालना है वो आप दे रहे हैं, यानी आर एस सेटोसा पेटल लेंथ का हमने मीन निकालना है आर एस सेटोसा के अंदर, ठीक है। आर एस सेटोसा के अंदर जो पेटल लेंथ का फीचर है उसका मीन हमें निकाल के दे दे, ठीक है। अब पेटल लेंथ क्योंकि आपको मैंने बताया था ऊपर जो फर्स्ट उसका लेबल है या जो वेरिएबल का आप देखेंगे वो पेटल लेंथ स्ट्रिंग में है, तो इसलिए हम स्ट्रिंग वैल्यू जो है उसको नॉर्मली इस तरह देते हैं। इसी तरह फिर सेटोसा का, वर्जीनिका का और वर्सिकलर तीनों का हम मीन निकाल लेते हैं। इस कोड को हम रन करके देखते हैं। पाइथन में आते हैं, स्पाइडर में आते हैं और मैं इस कोड को रन करके देखता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये मीन आ रहा है। अब मीन से ये क्या सारा ही चलें, आउटलायर वाला भी रन हो गया। ये 2.41 वाले पे बाद में आते हैं, पहले इन तीन वैल्यूज़ को देखते हैं। अगर मैं इसको दोबारा चलाऊँ तो मेरे पास ये आ रहा है, ठीक है। तीन जो मीन्स है वही है 1.4, 5.55 और 4.26, यानी कि जो सेटोजा की पेटल लेंथ का मीन है वो 1.4 है, वर्जीनिका का 5.52 है और वर्सी कलर का 4.42 है, 4.26 है। अब 1.4, 5.5 और 4 से बहुत दूर की वैल्यूज़ है, मीन्स के इसका मतलब कि सिर्फ मीन को देखते हुए हम ये इजीली कह सकते हैं कि पेटल लेंथ को अगर फीचर हम रखें तो हम सेटोसा को बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका मीन जो है वो बाकी पेटल लेंथ के मीन से, वर्जीनिका और वर्सी कलर के मीन से बहुत दूर है, जबकि 4.2 और 5.5 ये क्लोज वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा। अच्छा, अब मीन के साथ मसला ये है कि अगर इसमें कोई एरर आ जाए तो इसकी वैल्यूज जो है वो ड्रामेटिकली बहुत ड्रास्टिकली बहुत चेंज हो जाती है, ठीक है। जिस तरह आउटलायर को हम एक एरर कहते हैं। बेसिकली आउटलायर इज एन एरर कि सपोज अगर मेरे पास 50 वैल्यूज हैं, ठीक है, और किसी भी वजह से डेटा करप्ट होने की वजह से या ये 49 या ये 51 बन जाती है, ठीक है, एक आउटलायर की वजह से ये 51 या 49 बन सकती है। उस केस में आपके पास वैल्यूज में कितना चेंज आएगा? तो हम लोग इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए क्या करें, हम जो 50th वैल्यू है, मीन की जो 50th वैल्यू है उसको हम 51 पे भी वही वैल्यू अपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, np.append आर एस सेटोसा की जो 50th वैल्यू है उसको मैंने मीन के अंदर अपेंड करके, आर एस सेटोसा के अंदर अपेंड करके उसका फिर मैंने मीन फाइंड आउट किया है। तो फिर मेरे पास क्या वैल्यू आती है, उस पर जाते हैं, ठीक है, दिस वन। इसको मैं अगर रन करूं तो मेरे पास 2.4, यानी 1.4 से 2.4 अच्छा खासा डिफरेंस आता है। कि आउटलायर मीन के साथ यही प्रॉब्लम है कि अगर इसमें एक भी एरर आ गया तो आपके पास जो वैल्यू चेंज है, वैल्यू शिफ्ट है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अगर इन केस आपके पास एरर आते हैं तो आपके पास मीन बहुत चेंज हो जाएगा, आपके पास क्लासिफिकेशन करना इसमें मुश्किल हो जाएगा। तो उसके और मेथड्स भी हैं, हम परसेंटाइल भी लेते हैं और मीडियन भी है हमारे पास, तो वो हम देखेंगे थोड़ी देर तक। तो अभी इसके बाद जो हम देखते हैं, हमारे पास एक और पैरामीटर है स्प्रेड का, ठीक है, स्प्रेड या स्टैंडर्ड डेविएशन का। अच्छा, स्प्रेड को समझने के लिए हमें वापस ऊपर ग्राफ्स पे जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं सिंपल हिस्टोग्राम वाले ग्राफ्स पे हूँ, अच्छा जी, ये आ गया। अब मीन से हमें पता है कि ये जो मीन वैल्यू है यहाँ पे सेटोसा की वो 1.46 है, ठीक है। हमने पाइथन से देख लिया था कि हमारे पास जो मीन वैल्यू ऑफ सेटोसा है वो 1.46 आ रही है, ठीक है, यहाँ पे आ रही है। इसी तरह 5.5 और 4.2 आ रही है। 5.5 और 4.2 में अगेन इधर आता हूँ तो ये मेरे पास तकरीबन 5.5 आ रही है, ठीक है, और 4.2 समवेयर इधर आ रहा है, ठीक है। तो अब मुझे ये पता चल रहा है कि ये 5.5 और 4.4 है। अब स्प्रेड मुझे क्या बताता है कि ये मेरी मीन वैल्यू से कितना स्प्रेड हो रही है, ठीक है। मीन वैल्यू से मेरे पास ये कितना इधर
और कितना इधर आ रही है। अगर ये स्प्रेड बहुत छोटा हो तो इसका मतलब है, स्प्रेड की वैल्यू बहुत छोटी हो तो इसका मतलब होगा कि मेरे पास जो मोस्टली वैल्यूज़ है वो मीन के आसपास ही हैं। ठीक है, अगर ये स्प्रेड बहुत वैल्यू आपके पास बड़ी आ रही है तो इसका मतलब है कि वैल्यूज़ मीन से काफ़ी आगे पीछे काफ़ी मीन से वैल्यूज़ का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। इस केस में देख लें कि आपके पास यहाँ पे और यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये पॉइंट जो है वो मीन वैल्यू के गिर्द कितने स्प्रेड हुए हुए हैं, कितने स्कैटर हुए हुए हैं, ये हमें स्प्रेड बताता है। अच्छा जी, अब वापस नीचे आते हैं। अब ये चीज़ तो हमने फाइंड देख ली है। अब हम आते हैं इधर। ठीक है, अब हम लोगों ने देख लिया जी डिस्टेंस जो है वो पॉइंट्स का, वो आपके पास मीन से जो पॉइंट्स का डिस्टेंस है वो अगर मैं इसको लिखूं i इज इक्वल टू 1 to 50, ठीक है, x ऑफ i माइनस म्यू, मीन तो ये मुझे स्प्रेड देगा। इसका अगर मैं स्क्वायर करके एवरेज ले लूं तो ये मेरे पास वेरिएंस बन जाती है। ठीक है, तो वेरिएंस इज जस्ट द स्क्वायर्ड एवरेज वैल्यू ऑफ द स्क्वायर्ड डिस्टेंस फ्रॉम द मीन। और अगर इस वेरिएंस का मैं स्क्वायर रूट लूं तो मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ रही होती है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे वो वैल्यू देगी कि जो मेरे पास मीन से अगर मेरे पास स्प्रेड जो है वो इस तरह फैला हुआ है और ये मेरे पास मीन है, तो स्टैंडर्ड म्यू माइनस एस टी डी मेरे पास ये आ जाएगा, म्यू माइनस एस टी डी स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू मेरे पास ये पॉइंट आ जाएंगे, और म्यू प्लस एस टी डी मेरे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन को देखते हुए मैं इस सारे ग्राफ को विजुअलाइज कर सकता हूँ। ठीक है, जब हमारे पास प्लॉटिंग टूल्स नहीं होते थे, हम न्यूमेरिकल एनालिसिस करके इन वैल्यूज को आपस में देखते थे, तो हम यही मीन और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को देख लेते हैं। ठीक है, वेरिएशन इज द स्क्वायर्ड एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द मीन एंड स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस गिव्स यू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करके देखते हैं। पाइथन में जाएंगे। ठीक है, तो मीन के बाद हाँ जी ठहरे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए जो मेरे पास चीज़ें आती हैं वो है np.std। वही np आपके पास जो लाइब्रेरी है वो numpy की लाइब्रेरी है। numpy की लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास फंक्शन अवेलेबल है स्टैंडर्ड डेविएशन का। ठीक है, .std से, तो std करेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। अब ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन से आप देखें 0.17, इसका मतलब ये है कि जो सेटोसा का जो वैल्यूज हैं वो 0.4.12 से प्लस 1.7 और 4.1 ऊपर अगर मैं जाऊं इसको 1.4 प्लस 0.17 और 1.4 माइनस 1.7 के बीच में फैली हुई है, मैक्सिमम वैल्यूज ये फैली हुई है। और अगर मैं इस पे आऊँ वर्जीनिका पे आऊँ, ठीक है, तो वर्जीनिका की मीन वैल्यू 5.5 थी और इसका जो डेविएशन है वो 0.4 है, कि यानी मीन से वो जो वैल्यूज हैं वो कितना डेविएट कर रही है 0.54 प्लस और 0.54 माइनस। और इसी तरह आपके पास वर्टिकल की 0.46 है, 4.26, 4.26.4 इधर और 0.4 उधर डेविएट कर रही है। तो ये आपके पास मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो मगर मसला इनके साथ वही है कि एक छोटा सा एरर जो है वो इनकी वैल्यूज को काफी चेंज कर सकता है। जिस तरह अगर आपने अपेंड करके देखा तो एक आउटलायर जो है वो इसको, ये आउटलायर आने की वजह कोई भी हो सकती है। ठीक है, एक गलती से एंटर भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरी बात किसी डेटा करप्ट हो सकता है, उस वजह से भी आ सकता है। किसी भी वजह से अगर एक आउटलायर भी आपके डेटा में आ गया तो ये सारी वैल्यूज आपके लिए ठीक ठाक एरर जनरेट कर देंगी। अच्छा, अब मीन में एरर की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स है कि हम लोगों के पास वैल्यू काफ़ी डेविएट हो रही थी। अब इसका इलाज हमने ढूंढा था मीडियन से। अच्छा, मीडियन क्या होता है? मीडियन अगर आप वैल्यूज़ को सॉर्टेड ऑर्डर में लिखें तो जो सेंटर वैल्यू होगी इन केस ऑफ ऑड वैल्यूज, जो सेंटर वैल्यू होगी वो आपका मीडियन होगा, और इन केस ऑफ इवन वैल्यूज तो जो आपकी सेंटर की दो वैल्यूज होंगी उनकी एवरेज निकालेंगे तो आपको मीडियन मिलेगा। अब मीडियन में जो है वो एरर काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। मीडियन में एक ऑब्जर्वेशन याद रखें, मीडियन तब करप्ट होगा जब 50% ऑफ द वैल्यूज इन अ डेटा सेट गॉट करप्टेड। यानी अगर आपके पास 50 वैल्यूज हैं और 50 ही और वैल्यूज इसमें ऐड अप होती हैं, एरर जनरेट करती हैं, तो आपके पास मीडियन में एरर आएगा, वरना मीडियन स्टेबल रहेगा। अच्छा, अब
पाइथन में मीडियन फाइंड आउट करने के लिए अगेन हमारे पास एनपी की लाइब्रेरी है और मीडियन का फंक्शन है, तो हम बहुत इजीली मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। जहाँ पे हमने np.std किया था स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, वहाँ पे यहाँ np.मीडियन करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्वांटाइल्स को देखते हैं, पहले हम मीडियन को देख लें, ठीक है। अब मैं इसको और मैं जस्ट इस कोड को रन करता हूँ। तो अब मेरे पास मीडियन देख के 1.5 है, विथ एन आउटलायर एरर भी मेरे पास 1.5 है, मींस के एरर की वजह से मेरे पास मीडियन चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो मीडियन मेरे पास चेंज नहीं हुआ, ठीक है। जबकि मीन के केस में जो मेरे पास 1.4 आ रहा था वो काफ़ी चेंज हो गया था। अब इसी तरह 5.5 4.35 आ रहे हैं, और ये जो वैल्यूज़ है मीडियन की, ये मीन के बहुत क्लोज है, ठीक है। 1.4 5.5 4.26 और इधर देख लें 4.35 5.5 और 1.5, तो ये उसके क्लोज वैल्यूज होती हैं, मीडियन के क्लोज ही होती है। मीन जो है, मीडियन जो है वो मीन के क्लोज वैल्यूज ही आपको दे रहा होता है, मगर दोनों का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इस वजह से आप जो सिर्फ सेंटर वैल्यू और सेंटर वैल्यू की एवरेज उठाते हो इन केस ऑफ इवन, तो आपके पास इसमें चांसेस ऑफ एरर बहुत कम होते हैं। मीन्स कि अगर कोई वैल्यू एंड पे ऐड भी हो रही है तो वो ओवरऑल अगर कोई वैल्यू एंड में ऐड भी हो रही है तो ओवरऑल उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फर्क तब पड़ेगा जब आपके पास 50 और वैल्यूज आ जाए। मीडियन की केस में अगर 50% ऑफ डेटा गेट 50% ऑफ द डेटा गॉट करप्टेड, देन मीडियन गेट्स एन एरर, एल्स मीडियन इज मच मोर स्टेबल देन मीन। अच्छा, अब मीन और मीडियन के बाद हम आते हैं क्वांटाइल्स और परसेंटाइल्स की तरफ। अच्छा, परसेंटाइल्स क्या होंगे, मीन्स 90 परसेंटाइल क्या होगा। 90 परसेंटाइल वो होगा कि अगर हम एक डेटा सेट को ऑर्डर में लिखें तो जो 90th वैल्यू आएगी वो उसका 90th परसेंटाइल होगी। इन केस के मेरे पास ये 50 वैल्यूज आ रही हैं डेटा सेट की, 1 2 3 4 अप टू 50, तो इसका 90 परसेंटाइल मेरे ख्याल आई थिंक 45 पे लाई कर रहा होगा। तो जो 45th वैल्यू होगी वो आपका 90th परसेंटाइल होगी। मींस कि 90% आपका कहाँ पे आ रहा है, 90% जो आपकी वैल्यूज है वो किधर है, तो इस आपका 90 परसेंटाइल होगा। और क्वांटाइल क्या होता है, क्वांटाइल्स आपके पास आ रहे होते हैं कि अगर आप 0 to 100 तक जा रहे हो, तो 0 to 100 तक जा रहे हो, तो जो 25th 50 और 75, ठीक है। 0 25 50 75 और 100, ये जो आपकी वैल्यूज आ रही है ये आपके क्वांटाइल्स होंगे। क्वांटाइल्स का मतलब होता है कि 4 या 25% के डिफरेंस के साथ जो आ रही होती है वो आपके पास क्वांटाइल्स आते हैं। अच्छा, पाइथन के अंदर परसेंटाइल निकालना बहुत इजी है कि हमारे पास अगेन परसेंटाइल की हमारे पास मिल जाती है, फंक्शन मिल जाता है एनपी के अंदर। अगर मैं पाइथन पे मूव करूं, ठीक है, एनपी डॉट परसेंटाइल इस तरफ आते हैं कि अगर जो मुझे परसेंटाइल, मुझे सपोज 50th परसेंटाइल निकालना, तो मैं यहाँ पे 50 दूंगा तो मेरे पास 50 परसेंटाइल आएगा, ठीक है। एनपी डॉट परसेंटाइल आयरस सेटोसा पैटर्न लेंथ आपने दे दिया कि आपको कौन से वेरिएबल का कौन सा फीचर चाहिए और उसके बाद आपको कौन सा परसेंटाइल चाहिए आप वो दे रहे हो। तो 90th परसेंटाइल मैंने इस तरह से निकाला हुआ है। और अगर मुझे निकालना है, अगर मुझे निकालना है इसका क्वांटाइल निकालना है, तो मुझे रेंज देनी पड़ेगी, ठीक है। एनपी परसेंटाइल निकाले मगर मुझे यहाँ पे रेंज देनी पड़ेगी कि मुझे रेंज स्टार्ट हो 0 से 100 पे स्टॉप हो और 25 आ जाए आपके पास, 25 का गैप हो। अब 0 एग्जिस्ट कर रहा है और 0 से 100 तक हम जा रहे हैं, तो 100 नहीं आएगा, हम 75 तक जाएंगे, 100 इंक्लूड नहीं होगा, लास्ट वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है। इसको आप रन करें तो आपके पास क्वांटाइल्स ये आ रहे हैं और परसेंटाइल्स ये आ रहे हैं, ठीक है। अब सेटोजा के लिए अगर मेरे पास परसेंटाइल 1.7 है, इसका मतलब है कि 1.7 जो है 90% ऑफ द वैल्यूज ऑफ पेटल लेंथ ऑफ सेटोजा आर लेस देन और इक्वल टू 1.7, कि 90% वैल्यूज जो है सेटोजा फ्लावर की वो लेस देन और इक्वल टू 1.7 है। इसी तरह वर्जीनिया की जो है वो 6 लेस देन 90% वैल्यूज जो है वो लेस देन और इक्वल टू 6.31 है और 4.8 है। इसी तरह अगर मैं क्वांटाइल्स पे बात करूं तो क्वांटाइल्स मुझे ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि 1.4 जो है जो 25% आपकी 25% ऑफ द वैल्यूज जो हैं सेटोसा की वो लेस देन और इक्वल टू 1.4 है।
50% वैल्यूज आपके पास 1.5 से लेस देन और इक्वल टू है, और 75% जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1.575 है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ से थोड़ा सा इसको मैं 0 to 100 and 125 कर दूं, अब मुझे 100 वैल्यूज भी आपकी मिल जाएंगी 125। ठीक है, अब मैं इस लाइन ऑफ कोड को रन करता हूं। ठीक है, तो अब देख लें मेरे पास जो 100% ऑफ वैल्यूज ऑफ सेटोजा प्लाजा लेस देन 1.9, वर्जीनिका के लिए 6.9 लेस देन और इक्वल टू 6.9 है, और 5.1 आ रहे हैं आपके पास वर्टिकल के लिए। तो ये क्वांटाइल से हमें इजीली ये पता चल रहा है कि हमारी वैल्यूज कितना स्प्रेड हो रही हैं, कितना लाई कर रही है, किस तरह से कर रही है। और ये क्वांटाइल्स आपके पास मीडियन के ऊपर काम कर रहे होते हैं, मीन के ऊपर काम नहीं कर रहे होते, तो इसलिए इन केस ऑफ एरर इनकी वैलिडिटी काफ़ी अच्छी रहती है। अच्छा, अब एक और फिनोमेना हमारे पास है मीडियन एब्सोल्यूट डेविएशन का। ठीक है, हमने क्वार्टाइल्स देख लिया। मीडियन एब्सोल्यूट डेविएशन, जिस तरह स्टैंडर्ड डेविएशन आप देखते हैं मीन से, कि आपके पास मीन से कितना मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डेविएट हो रही है, इसी तरह मीडियन से अगर आप ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का देखोगे तो उसको मीडियन एब्सोल्यूट डेविएशन का नाम देते हैं। मीडियन एब्सोल्यूट डेविएशन के लिए हमें स्टैट्स मॉडल से ये रोबस्ट का मॉड्यूल है, ये इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, मैं पाइथन में आके मुझे ये करना है। ठीक है, बाकी मैं इसको ऊपर परसेंटाइल कॉन्टैक्ट, तो मैंने स्टैट मॉडल से ये रोबस्ट का मॉड्यूल लिया, और रोबस्ट डॉट MAD यानी मीडियन एब्सोल्यूट डेविएशन हम निकाल सकते हैं, और आगे पैटर्न लेंथ के ऊपर। अब ये फाइंड आउट करें तो मीडियन एब्सोल्यूट डेविएशन जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन से बहुत ज़्यादा रोबस्ट है इन केस ऑफ एरर, क्योंकि एरर अगर आता है तो मीन में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो मीडियन के केस में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा जी, अब एक और इसमें चीज़ आती है IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, IQR स्टैंड्स फॉर इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब इंटर क्वार्टाइल रेंज कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। इंटर क्वार्टाइल रेंज इज बेसिकली 75th परसेंटाइल माइनस 25th परसेंटाइल। ठीक है, तो 75th परसेंटाइल माइनस 25th परसेंटाइल आपको इन जो वैल्यू देगी वो आपके पास इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है। इंटर क्वार्टाइल रेंज ये बताती है कि 50% ऑफ द वैल्यू जो आपकी डेटा वैल्यूज है वो इंटर क्वार्टाइल रेंज के अंदर लाई कर रही होती है। ठीक है, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, और मीडियन एब्सोल्यूट वैल्यू जो है हम MAD रोबस्ट मॉड्यूल से देखते हैं स्टैट के। बाकी हमने क्वांटाइल, परसेंटाइल, मीडियन और मीन ये सारी चीज़ें देख ली हैं। इससे आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अब प्लॉटिंग कुछ और प्लॉट्स हैं, बॉक्स प्लॉट्स और विस्कर्स। ओके जी, इसके बाद बॉक्स प्लॉट एक्चुअली हमारे पास another method of visualizing 1D scatter plots more intuitively the concept of median, percentile और quantile. हाउ टू ड्रॉ विस्कर्स को ड्रॉ करने का बेसिकली कोई स्टैंडर्ड वे नहीं है। आप मिन मैक्स वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं, और भी मुख्तलिफ स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स हैं। इसमें आपके पास इंटरक्वार्टाइल रेंज की तरह का डेटा आ जाता है। ठीक है, इन बॉक्स प्लॉट बिलो अ टेक्निक कॉल्ड इंटरक्वार्टाइल रेंज इज यूज्ड इन प्लॉटिंग द विस्कर्स in the box plot below does not correspond to the minimum and max value. Box plot can be visualized as a PDF on the sideways. अच्छा, अब PDF के अंदर आप देखें तो आपके पास उस पर क्वार्टाइल्स की कोई रेंज नहीं गिवन होती है, जबकि बॉक्स प्लॉट को हम अगर बॉक्स प्लॉट को प्लॉट करें तो बॉक्स प्लॉट हमें जो इंटर क्वार्टाइल रेंज है या परसेंटाइल्स है, 25th परसेंटाइल, 50th परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल जो इंटर क्वार्टाइल रेंज है, इसके डेटा को प्लॉट करने में हमारी काफ़ी हेल्प कर रहा होता है। तो बॉक्स प्लॉट आपके पास अगेन सीबॉर्न के अंदर हमारे पास अवेलेबल है। SNS.boxplot का फंक्शन है, एक्स एक्सिस पे स्पीशीज है, वाई एक्सिस पे पैटर्न लेंथ है, और डेटा जो है वो आयरिस का है। ठीक है, और PLT डॉट शो हम स्पीशीज का डेटा शो कर रहे हैं, पैटर्न लेंथ में डिफरेंट स्पीशीज का डेटा शो कर रहे हैं, और PLT डॉट शो कर रहे हैं। तो इस कमांड को अगर मैं यहाँ पे रन करूँ पाइथन में तो मेरे पास कुछ इसी तरह का बॉक्स प्लॉट मिल रहा होता है। ठीक है, इसको हम Ctrl+1 करते हैं, इसको रन करें तो मेरे पास प्लॉट्स के अंदर नहीं, वो कमेंट वाली कोड रन हुआ है, ये आ रहा है।
तो मेरे पास बॉक्स प्लॉट के अंदर ये प्लॉट्स आपके पास प्लॉट हो रहे हैं। अच्छा, अब इस प्लॉट में इंफॉर्मेशन हमें क्या मिल रही है जो पीडीएफ वगैरह में नहीं थी, इसमें हमें क्वार्टाइल्स या परसेंटाइल्स मिल रहे हैं। मींस ये जो मिड वैल्यू मिड लाइन है ये मेरे पास 50th परसेंटाइल है, ठीक है। ये जो मेरे पास फर्स्ट बॉक्स की जो फर्स्ट लाइन है ये 25th परसेंटाइल है, और ये मेरे पास 75th परसेंटाइल है। तो ये जो इंटर क्वार्टाइल रेंज का डेटा आपके पास आ रहा है ये है, इसको ये जो बॉक्स प्लॉट हो रहा है ये आपके पास ये बॉक्स प्लॉट का बॉक्स है, और ये जो आपके पास आ रहे हैं इनको हम विस्कर्स कहते हैं। विस्कर्स का अगेन लिखने का कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। अब इसके अंदर जो है वो इंटर क्वार्टाइल रेंज का फार्मूला यूज़ हुआ है कि इंटर क्वार्टाइल रेंज के हिसाब से मिनिमम और मैक्स, कुछ लोग इसको मिन मैक्स वैल्यू से भी लिखते हैं, कुछ इंटर क्वार्टाइल रेंज से भी लिखते हैं। तो बॉक्स प्लॉट आपके पास एक विजुअलाइजेशन टूल है जो 1D स्कैटर डेटा को विजुअलाइज करता है, मगर 1D इसको आपको और अच्छी तरह आपको बता रहा होता है कि आपके पास क्वार्टाइल्स और क्वार्टाइल्स की फॉर्म में है। तो आपके पास क्लासिफिकेशन एरर निकालने का बहुत इजीली आप निकाल सकते हो। मींस अगर मेरे पास कोई, अगर मैं थ्रेशोल्ड इस थ्रेशोल्ड पे रखता हूँ जो मेरे पास कोई वैल्यू आ रही होगी 5.2%, ठीक है 5.2, तो इसका मतलब है कि 5.2 है, ठीक है। तो मेरे पास जो ये वैल्यू है ये मुझे ये बता रही होगी कि मेरे पास कितने परसेंट ऑफ द वैल्यूज जो हैं, यानी 25% ऑफ द वैल्यूज आर लेस देन 5.2, ठीक है। तो अगर मेरा थ्रेशोल्ड 5, सपोज मैं 5 रखता हूँ, 5 राउंड अबाउट 5 कर लेते हैं कि मेरे पास जो 25% वैल्यूज हैं वर्जीनिका फ्लावर की वो लेस देन 5 है, ठीक है, और 75% वैल्यू से वो ग्रेटर देन 5 है। तो 5 का अगर मैं थ्रेशोल्ड सेट करता हूँ वर्जीनी का फ्लावर को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो मेरे पास 25% का एरर आएगा, ठीक है, अगर मैं फर्स्ट 25th परसेंटाइल के हिसाब से देखता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास बॉक्स प्लॉट और विस्कर्स आ रहे हैं। इसके बाद हमारे पास वायलेंट प्लॉट आते हैं। वायलेंट प्लॉट कंबाइंस द बेनिफिट ऑफ प्रीवियस टू प्लॉट्स एंड सिंप्लीफाई देम। डेंसर रीजन ऑफ द डेटा आर फैटर एंड स्पेर्सर वंस आर थिनर इन अ वायलेंट प्लॉट। अच्छा, अब जो वायलेंट प्लॉट्स हैं वो आपके पास बॉक्स प्लॉट्स और पीडीएफ को कंबाइन करके आपके पास वायलेंट प्लॉट बनते हैं। अच्छा, अब वायलेंट प्लॉट बनाने का भी सिंपल, सी बॉन्ड के अंदर आपको एस एन एस डॉट वायलेंट प्लॉट एक्स इज इक्वल स्पीशीज साइज वाई इज इक्वल पेटल लेंथ डेटा इज इक्वल टू आइरिस साइज इज इक्वल टू वेट और पीएलटी शो करेंगे तो आपके पास ये वायलेंट प्लॉट आ जाएगा। अब वायलेंट प्लॉट हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये जो इसके अंदर डार्क एरिया है, अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूं, ठीक है, अगर ये इसके अंदर जो डार्क एरिया ये हमारे पास वही बॉक्स प्लॉट है। अब बॉक्स प्लॉट में जो सेंटर वैल्यू है आपके पास, ठीक है, मैं पेन यूज करूंगा, ये जो सेंटर वैल्यू है ये आपके पास 50th परसेंटाइल है, ये आपके पास 70th परसेंटाइल है, ये आपके पास 25th परसेंटाइल है, ठीक है, 25th परसेंटाइल है, और ये आपके पास अपर विस्कर है और ये आपके पास लोअर विस्कर है, अपर विस्कर और ये आपके पास लोअर विस्कर आ रहा है, ठीक है। और ये जो साइड पे आपके पास आ रहा है ये इसका पीडीएफ है, ठीक है, ये इसका ये पीडीएफ है और ये मेरे पास बॉक्स प्लॉट है। तो वायलेंट प्लॉट जो है वो दोनों बॉक्स प्लॉट और पीडीएफ दोनों को कंबाइन करके आपके पास एक प्लॉट देता है। तो इसमें आप अगर इस बॉक्स के अगेंस्ट देखें तो आपके पास सिमेट्री आएगी, जो सेम ग्राफ आपको इस तरफ मिल रहा है वही उस तरफ भी मिल रहा है। ओके, वायलेंट प्लॉट्स हम लोगों ने देखा कि कैसे दो प्लॉट्स का इकट्ठा आपको मिल जाता है, इकट्ठी दो वैल्यूज आपको प्लॉट कर देते हैं। अच्छा, आपने देखा कि हर प्लॉट के आखिर में मैंने उसकी फाइंडिंग्स या कंक्लूजन्स लिखी हैं कि यार कैसे फाइंडिंग्स है। तो जब आप भी कोई लैब एक्सरसाइज करोगे तो आप भी इसी तरह हर प्लॉट के बाद उसके कंक्लूजन्स वगैरह लिखोगे। अच्छा, आपने अक्सर होता है कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते आप अपना बेसिक ऑब्जेक्टिव ही भूल जाते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हमने गिवन फ्लावर को क्लासीफाई करना था कि वो कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। हम लोगों ने परफॉर्म ऑल योर ईडीए अलाइंड विथ योर ऑब्जेक्टिव्स। तो आपने जितने भी अपना जो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करना है वो आपने अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से उसको अलाइन करना है, ठीक है। हम लोगों ने यूनिवेरिएट, बायवेरिएट और मल्टीवेरिएट एनालिसिस किए हैं। अब यूनिवेरिएट एनालिसिस कौन से थे, CDF, ठीक है,
जिसमें सिर्फ एक ही सिंगल वेरिएबल था, CDF हो गया, PDF हो गया, बॉक्स चार्ट हो गया, वॉयलन हो गया, ये हमारे यूनिवेरिएट थे। अब बायवेरिएट हमारे पास एनालिसिस कौन सा था? बायवेरिएट एनालिसिस हमारे पास थे जिसमें हमने दो वेरिएबल्स यूज किए थे, मसलन पेयर प्लॉट्स और स्कैटर प्लॉट्स। ठीक है, पेयर प्लॉट्स स्कैटर प्लॉट्स जो थे हमारे पास, 2D स्कैटर प्लॉट्स जो थे वो हमारे पास बायवेरिएट एनालिसिस है। मल्टीवेरिएट एनालिसिस का मतलब ये कि मोर देन टू, यानी मल्टी वेरिएबल एनालिसिस हमने किए थे। जब आपको याद हो तो हमने 3D प्लॉट देखा था प्लॉटली के अंदर। तो 3D प्लॉट के अंदर हमने तीन वेरिएबल्स का इकट्ठा एनालिसिस देखा था, पेटल लेंथ, सेपल लेंथ और सेपल विड्थ का। तो वो आपके पास 3D मल्टीवेरिएट एनालिसिस था। अच्छा, अब हम लोगों ने देखा हुआ है कि हम लोग मल्टीवेरिएट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और कंटूर प्लॉट्स हमने एक वेरिएबल के साथ हम लोगों ने PDF बनाया था। अगर हमें मोर देन वन वेरिएबल्स हमें PDF देखना हो तो हम मल्टीवेरिएट एनालिसिस, मल्टीवेरिएट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को देखते हैं। अब मल्टीवेरिएट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह का होगा। अगेन SNS हमें सीबॉर्न से हमें मिलता है जॉइंट प्लॉट। जॉइंट प्लॉट का मतलब ये है कि दो वेरिएबल्स को जॉइन करके हमें प्लॉट देगा, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ को। ठीक है, डेटा जो है आयरिस अंडरस्कोर सेटोजा की हम पेटल लेंथ और पेटल विड्थ को देखते हैं। काइंड हम देख लेते हैं KDE है, ठीक है, और PLT शो करवाते हैं। अब इस कोड को अगर मैं रन करूं, एक मिनट, हाँ जी, तो ये मेरे पास एनालिसिस आ रहा है। ठीक है, अब ये मेरे पास मल्टीवेरिएट एनालिसिस है। इसके अंदर अगर आप देखें तो ये एक तरफ मेरे पास पेटल विड्थ का PDF है, ये मेरे पास पेटल लेंथ का PDF है, और ये मेरे पास इसके कंटूर्स हैं। ठीक है, ये कंटूर्स बन रहे हैं। ये कंटूर्स आपको अब इस तरह क्योंकि ये 2D सरफेस पे प्लॉट हुआ है तो इतना क्लियर नहीं हो रहा। अगर मैं इन कंटूर्स को और इस ये जो दरमियान में जो होल है इसको मैं एक टू वेरिएबल गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू एक्सप्लेन करूं तो ये इस तरह के आ रहे हैं। ठीक है, अब ये मेरे पास कंटूर्स हैं, ठीक है, और ये जो दरमियान में सर्कल आपको नजर आ रहा है उभरा हुआ, ये 3D वेरिएबल में कुछ हमारे पास इस तरह की सरफेस आ रही होती है। तो ये इस तरह की सरफेस आपको इधर मिल रही है, मगर ये 2D में ये आउटवर्ड स्क्रीन आपकी तरफ एक हिल सी बनी हुई है, और इसमें ये आपके पास टॉप वैल्यूज मुख्तलिफ जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस है वो आपको नजर आ रहे हैं। इस तरह से हम मल्टी वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी बना सकते हैं। लैब टास्क की तरफ आते हैं। लैब टास्क आपका ये है कि आपने हैबरमैन कैंसर सर्वाइवल डेटा सेट डाउनलोड करना है केगल से। ठीक है, और इसके लिए आपको केगल पे पहले अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर आप उसको ये डेटा सेट डाउनलोड कर सकेंगे। लिंक केगल डेटा सेट का आपके पास ये दिया हुआ है, हैबरमैन सर्वाइवल डेटा सेट का। ठीक है, इस लिंक से आप हैबरमैन सर्वाइवल डेटा सेट डाउनलोड करेंगे। आपने सिमिलर एनालिसिस परफॉर्म करना है। ठीक है, आपने देखना है कि हमारे पास डेटा सेट में जो अवेलेबल है उसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ फीचर्स कितने हैं, नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है, और डेटा पॉइंट पर क्लास कितनी है। जिस तरह हम लोगों ने नंबर ऑफ फीचर्स फाइंड आउट किए थे, सारा कुछ इसी तरह से करना है। फिर आपने अपना ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन करना है कि आपके इस डेटा सेट का ऑब्जेक्टिव क्या था। अच्छा, अब नंबर ऑफ फीचर्स में आपने देखना है कि हर फीचर एक्चुअली में है क्या। जिस तरह आप लोगों ने सेपल्स और पेटल्स का हम लोगों ने देखा था कि सेपल्स क्या है, पेटल्स क्या है, तो डोमेन नॉलेज भी जरूरी है। तो फीचर्स आपके पास जो होंगे आपने देखना है कि हर एक फीचर क्या है, क्या आपने फीचर को भी देखना है कि वो क्या है, उसके बारे में भी लिखना है। फिर आपने उसके ऊपर यूनिवेरिएट एनालिसिस करने हैं। ठीक है, और ये बताना है कि कौन सा फीचर जो है क्लासिफिकेशन के लिए बेहतर है। और फिर आपने इसी तरह बायवेरिएट एनालिसिस करना है, स्कैटर प्लॉट्स और पेयर प्लॉट्स, और आपने ये देखना है कि कौन से दो फीचर्स जो हैं वो क्लासिफिकेशन के लिए बेस्ट हैं। अगर आप करो तो कौन से दो फीचर्स हैं जो क्लासिफिकेशन के लिए बेहतर है। आपने अपनी ऑब्जर्वेशन इंग्लिश में स्मूथली और ऐसी इंग्लिश लिखनी है जो कि दूसरे को समझ भी आए। ठीक है, और अपने रिजल्ट्स को हमेशा क्वांटिफाई करना है। मींस अपने रिजल्ट्स को आपने बताना है कि किस तरह से आप अपने रिजल्ट्स को क्वांटिफाई करने का मतलब ये कि उसकी वैल्यूज आपने लिखनी है कि आपके पास रिजल्ट क्या रिजल्ट आया, आपने वो भी लिखना है। और अपनी ऑब्जर्वेशंस को बहुत अच्छी इंग्लिश में लिखिएगा, इसी इंग्लिश में ना लिखें जो कि समझ से बाहर हो। ठीक है, इसके बाद आपके पास ये कुछ सेट ऑफ कमांड्स हैं मैंने रखी हैं। आपने ये देखनी है कि ये कमांड्स क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। ठीक है, नॉर्म हो रहा है, RVS है,
स्टैट्स का टूल बॉक्स यूज़ किया हुआ है, ठीक है। स्काईपाई से स्काईपाई की आप लोगों ने असाइनमेंट में किया हुआ है कि स्काईपाई की क्या फंक्शनैलिटी है, ठीक है। तो स्टैट्स और KS2 सैम क्या करेगा, ये जो कमांड्स है ये क्या परफॉर्म कर रही हैं, इस कमांड से क्या होगा, इस कमांड से क्या होगा, ये इसके बारे में आपने लिखना है। तो ये दो आपके लैब टास्क हैं, एक हबरमैन कैंसर सर्वाइवल डेटा सेट के ऊपर आपने एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करना है, और दूसरा ये जो सेट ऑफ कमांड्स है इनकी फंक्शनैलिटी क्या क्या है वो आपने बतानी है। तो यहाँ पे आपकी लैब 4 क्लोज होती है। उम्मीद है कि आप लोग इससे गो थ्रू करोगे, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो वो आप मुझसे नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।